अभी आज हम लोग जो चैप्टर देख रहे हैं बेटा, मानव परिसंचरण तंत्र वाला, उसके अंदर कल लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या चीजें पढ़ी थी? कल हम लोग देख रहे थे हृदय की कार्य प्रणाली, है ना, जिसके दो चरण होते हैं, हृदय स्पंदन और हृदय चक्र, है ना, कि हृदय काम कैसे करता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला हम लोगों ने देख लिया है हृदय स्पंदन, तो हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, राइट, है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हृदय चक्र को पढ़ेंगे, लेकिन हृदय चक्र को समझने से पहले हमें हृदय का जो दोहरा परिसंचरण तंत्र है उसको एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, ताकि आपको समझने में क्या हो, इजी हो। पहले बता चुकी हूँ लेकिन फिर से रिपीट कर रही हूँ। हृदय स्पंदन का, हृदय की धड़कन होती है, कैसे स्पंदन शुरू होता है, कैसे आलिंद की जो भित्तियां होती है वो सिकुड़ती है ऐसे नोड की वजह से, और फिर एवी नोड से जो आवेग आते हैं हिंद समूह, और फिर उससे पुरकिंज तंतु तक, उसकी वजह से निलय की भित्तियां क्या होती है, सिकुड़ती है। ये हम लोगों ने कल देखा था, इसे हम हार्ट बीट कहते हैं। पॉइंट एक हार्ट बीट या एक हृदय स्पंदन के लिए क्या होता है, हमें 0.8 सेकंड का क्या लगता है, टाइम लगता है। ठीक है। अब दूसरा हम पढ़ने वाले हैं हृदय चक्र, है ना, यानी कैसे अनुशीतलन होता है, मतलब कैसे आलिंद सिकुड़ते हैं फिर रिलैक्स होते हैं, कैसे निलय सिकुड़ते हैं फिर रिलैक्स होते हैं। ये सारी चीजें हमको क्या करनी है, हृदय चक्र के अंदर क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है। तो हृदय चक्र के अंदर जो हृदय स्पंदन होती है उसी के दो जो चरण होते हैं वो आते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। बट सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र होता क्या है बेटा। उत्तक है, उसके अंदर आवश्यकता होती है उसकी कोशिकाओं को, किसकी, एनर्जी की। किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, किसको, ऊतकों की कोशिकाओं को। तो किसको तोड़ा जाता है, ग्लूकोज को, C6H12O6 को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो 38 एटीपी तो बन जाती है, प्लस क्या बनता है, CO2 बनता है। ये CO2 किस में डाल दिया जाता है, रक्त के अंदर, और रक्त क्या कहलाता है, अशुद्ध। ठीक है। अब फिर से इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन तो हमको चाहिए। CO2 हमारे लिए उपयोगी नहीं है, अम्लीय प्रकृति की, ज्यादा देर बॉडी के अंदर रही तो हमें क्या बचे, हमारी जो उत्तक है उनको डीजेनरेट करना शुरू कर देगी, क्योंकि अम्ल तो हमारे शरीर के लिए ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में अम्ल क्या करता है, जो भी आपको पता है, पेट के अंदर भी एक्सेसिव एसिड हो जाता है, HCl हो जाता है, तो हमारे जलन शुरू हो जाती है। तो अगर CO2 अम्लीय प्रकृति की और ये ज्यादा अगर हो गई तो क्या फायदा होगा हमें, ऑब्वियस सी बात है, नुकसान होगा, है ना। तो ये अशुद्ध रक्त जो होता है, तो अशुद्ध रक्त जो होता है ये ना, अब उसको तो क्या करना है, उस अशुद्ध रक्त को, CO2 को बाहर निकालना है, और उसे शुद्ध होकर O2 को लेके आना, ताकि फिर से इन कोशिकाओं को क्या मिल सके, ऊर्जा मिल सके। आ रही बात समझ में। तो ऊतकों से ये जो अशुद्ध रक्त होता है, CO2 युक्त रक्त होता है, उसको महाशिरा, आपको पता है, महाशिरा अग्र और पश्च महाशिरा होती है। तो महाशिरा कहाँ लेकर आती है, दाएं आलिंद में। हम लोगों ने देखा था कि ये वाला जो होता है ये क्या होता है, दायां आलिंद। तो ये महाशिरा अशुद्ध रक्त को क्या लेकर आती है, दाएं आलिंद में। दाएं जो आलिंद है उससे रक्त कहाँ पहुंचता है, दाएं निलय में। ठीक है। दाएं निलय में, दाएं निलय से क्या जुड़ी रहती है, फुफ्फुसीय धमनी क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। ये फुफ्फुसीय धमनी इस CO2 युक्त रक्त को कहाँ लेकर जाएगी, फेफड़ों तक। और ये जो चाप बनता है दाएं निलय से, जो धमनी वाला चाप, जो यानी जो धमनियां जो जा रही है फेफड़ों तक, ये जो चाप बनता है इसे फुफ्फुसीय धमनी चाप कहते हैं। फुफ्फुसीय धमनी चाप कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से निकलता है, ये क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये दाएं निलय से निकलता है और कहाँ को जाता है, फेफड़ों तक जाता है, यानी धमनियां पाई जाती है इस रास्ते में, जो कि CO2 युक्त रक्त को लेकर जाती है। अब CO2 युक्त रक्त, CO2 युक्त रक्त कहाँ पहुंचा, फेफड़ों में। तो फेफड़ों के पास क्या है, ये सांस भरते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। तो फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन है, तो CO2 क्या कर दी जाएगी, दे दी जाएगी, और ऑक्सीजन क्या होती है, ले ली जाती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन अधिक सांद्रता से किधर जाएगी, कम सांद्रता की इधर, और इधर रक्त जो आया है उसमें CO2 तो ज्यादा है लेकिन O2 क्या है, कम है। तो ऑब्वियस सी बात है, फेफड़ों के अंदर O2 ज्यादा है तो वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगी। तो इस विसरण के कारण क्या हो रहा है यहाँ पर, जो O2 है वो तो रक्त के अंदर आ जाती है और CO2 फेफड़ों में चली जाती है। अब O2 युक्त रक्त आने के बाद ये अशुद्ध रक्त अब क्या हो गया है, मतलब
शुद्ध हो गया है। O2 युक्त रक्त हमारा क्या कहलाता है? शुद्ध रक्त। अब इस शुद्ध रक्त को क्या किया जाएगा? सीधा ऑर्गन तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ पर नीड है ना ऑक्सीजन की, एटीपी को प्राप्त करने के लिए इन ऊतकों में, तो सीधा नहीं आएगा। क्या होगा? इस शुद्ध रक्त को फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा क्या किया जाएगा? बाएं आलिंद में ले जाया जाएगा। ये है हमारा बायां आलिंद। तो ये फुफ्फुसीय शिरा इससे जुड़ी हुई है, बाएं आलिंद में लेकर आएगी। बाएं आलिंद से, बायां आलिंद के नीचे क्या है बेटा? बायां निलय। तो बाएं निलय में रक्त क्या होगा? जाएगा। और फिर बाएं निलय से क्या निकलती है? महाधमनी। महाधमनी जो है वो आगे चलकर ऊतकों धमनिकाओं में विभक्त होती है और क्या करती है? ऊतक तक क्या होती है? O2 युक्त रक्त को क्या करती है? पहुंचाती है। अब ये बाएं निलय से ये महाधमनी और ये ऊतक तक धमनी का जो पूरा चाप है उसे ग्रीवादेहिक चाप कहते हैं। तो दो चाप होते हैं, फुफ्फुसीय धमनी चाप दाएं निलय से शुरू फेफड़ों तक, फिर यहाँ पर ये ग्रीवादेहिक चाप बाएं निलय से शुरू और ऊतकों तक पहुंचता है। ये चीज ध्यान रखना। तो क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो हार्ट के पास, इस हृदय के पास जो रक्त आया वो किस रूप में आया? दाएं आलिंद और दाएं निलय में गया तो कौन सा रूप था? अशुद्ध रूप। ठीक है, बाएं निलय और बाएं आलिंद में आया तो कैसा रूप था? शुद्ध रूप, है ना। देखो यहाँ तक फेफड़ों से आया, फिर ये फुफ्फुसीय शिरा, यानी अगर इसको मैं अगर हाफ कर देती हूँ तो देखो ऐसे, यहाँ पर पूरा कैसा है? अशुद्ध है, और इधर कैसा है? शुद्ध है। तो हृदय से जो रक्त आता है वो एक बार शुद्ध रूप में आता है और एक बार अशुद्ध रूप में आता है। इसीलिए मानव परिसंचरण तंत्र को हम क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? फिर उसके बाद क्या यूटिलिटी है इसकी? इसकी यूटिलिटी है कि कभी भी मानव का जो रक्त है उसमें अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त वो दोहरे परिसंचरण तंत्र होने के कारण कभी भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। आगे बात समझ में? शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त कभी भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। समझ में आ गया? फिर उसके बाद हम लोग अब बात करते हैं किसकी? हृदय चक्र की। ये समझ में आ गया? ब्लड फ्लो का सिस्टम समझ में आ गया है तो आपको हृदय चक्र भी समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ये दोहरा परिसंचरण तंत्र के एक बार फिर से पुनः आपको समझाया है, तो आपको ये अच्छे से समझना है। तो अब बात करते हैं हृदय जो की कार्य प्रणाली, उसका पहला स्टेप जो है वो हम लास्ट वीडियो के अंदर कर चुके हैं, हार्ट बीट वाले के अंदर। नहीं किसी ने देखा हो तो देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सीधा आपको क्वेश्चन आ सकता है ना। 11th में भी है और 12th के भी, दोनों ही क्लासेस के कोर्स में सेम है। तो दोनों ही क्लास के बच्चे इस वीडियो को अच्छे से क्या करें? देख लें। अब बात करते हैं हम क्या? हृदय चक्र की। तो हृदय चक्र जो होता है उसके दो चरण हम मान सकते हैं। दो चरण हम मान सकते हैं। एक होता है सिस्टोल, या हम बोलेंगे प्रकुंचन। ठीक है, सिस्टोल और अनुशीतलन, जिसको बोलेंगे हम डायस्टोल। ठीक है, तो इन दो चरणों के अंदर क्या होता है? हृदय चक्र पूरा होता है सिस्टोल और डायस्टोल। ठीक है, और सिस्टोल जो है वो किसका होता है? सिस्टोल का मतलब होता है संकुचन होना, यानी सिकुड़ना। तो किस किस में संकुचन होगा? आलिंद का सिस्टोल भी होगा, आलिंद भी सिकुड़ेंगे और निलय भी सिकुड़ेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर डायस्टोल में आलिंद भी, डायस्टोल अनुशीतलन, अनुशीतलन का ये प्रकुचन, कुंचन मतलब सिकुड़ना, और अनुशीतलन यानी डायस्टोल मतलब क्या होना? रिलैक्स होना। ठीक है, तो यहाँ पर आलिंद भी रिलैक्स होंगे और निलय भी रिलैक्स होंगे। तो अनुशीतलन और प्रकुंचन के माध्यम से क्या चलता है? हृदय चक्र चलता है। ठीक है, प्रकुंचन होता है और अनुशीतलन होता है, आलिंद का भी होता है, निलय का भी होता है, आलिंद का भी अनुशीतलन होता है और निलय का भी अनुशीतलन होता है। तो आप एक तरीके से देखो कि हृदय चक्र कितने चरणों में, कितने स्टेप्स में पूरा हो रहा है? 4 स्टेप्स के अंदर पूरा हो रहा है। आगे बात समझ में? अगर हमें क्या करना हो? हृदय चक्र काल ज्ञात करना हो, हृदय चक्र काल को क्या करना हो? ज्ञात करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 60 सेकंड में, ठीक है,
ये जो 60 सेकंड है, ठीक है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 मिनट में कितनी धड़कन की संख्या होती है। 1 मिनट में धड़कनों की यानी हार्ट बीट की संख्या। तो अगर हमारे मनुष्य का हृदय चक्र काल निकालना हो तो सेकंड है 60, कितनी बार 1 मिनट में कितनी धड़कन होती है, कितनी बार हार्ट बीट होता है हमारा 72 टाइम्स, है ना। डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.8 सेकंड। तो एक हृदय चक्र काल को पूरा होने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड लगता, 0.8 सेकंड लगता है, जिसके अंदर एक सिस्टोल होगा और क्या होगा, एक डायस्टोल होगा। क्या होगा, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होगा। हृदय एक हृदय चक्र जो होता है उसके अंदर एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है। ध्यान रखना यहाँ 4 दे रखे ना, तो अगर एक चक्र की बात करते हैं तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है और उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड का क्या करता है, टाइम लगता है। ठीक है, एक हृदय चक्र में एक सिस्टोल होगा और एक डायस्टोल होगा और कितना टाइम लगेगा, 0.8 सेकंड। अगर डेफिनेशन देना चाहें हृदय चक्र की तो एक स्पंदन प्रारंभ होने से लेकर अगले स्तंभ के स्पंदन के प्रारंभ होने तक के जो विभिन्न काम होते हैं हृदय के अंदर, वो क्या कहलाते हैं, हृदय चक्र कहलाते हैं। तो अब देखो हम लोग हृदय चक्र को अच्छे से समझते हैं। डेफिनेशन क्या है, हृदय चक्र की डेफिनेशन क्या है। हृदय जो चक्र की डेफिनेशन है कि एक स्पंदन प्रारंभ होने से लेकर अगले स्पंदन के प्रारंभ होने तक हृदय के विभिन्न भागों में होने वाले परिवर्तनों की क्रम को हृदय चक्र कहते हैं। क्या कह रहा है कि एक स्पंदन यानी एक हार्ट बीट धड़कता है ना, तो एक हृदय स्पंदन से लगाकर अगले हृदय स्पंदन यानी एक हृदय स्पंदन में क्या होता है, यू और यू, ये क्या है, एक स्पंदन है, एक हार्ट बीट है। समझ में आ गया। तो एक हृदय स्पंदन से अगले हृदय स्पंदन के जो स्पंदन तक जो हृदय के विभिन्न भाग है ना, हृदय के विभिन्न जो भाग है उनके बीच में जो परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों को क्या कहा जाता है, हृदय चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हृदय चक्र कहा जाता है। समझ में आ गया, ये डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद यानी एक स्पंदन, ये और ये, ठीक है, ये हुआ और दूसरा शुरू होगा तो उन दोनों के बीच में जो हृदय के विभिन्न भागों में जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं। ठीक है, तो एक स्पंदन में इधर देखो, एक स्पंदन के अंदर क्या होता है, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, दूसरा स्पंदन, तो दूसरे स्पंदन में भी क्या होगा, एक सिस्टोल और एक क्या होगा, डायस्टोल होगा। आ गए, 2 डायस्टोल और 2 सिस्टोल, है ना। ठीक, तो अब इनके बीच में जो परिवर्तन होते हैं हृदय में, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, वही हम हृदय चक्र के अंदर क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊं तो, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि अभी तो मैम आपने 2 सिस्टोल और 2 डायस्टोल लिखे थे, तो ये इस तरह से होता है ना। तो फर्स्ट स्पंदन और सेकंड स्पंदन जो होता है उसके अंदर जो बीच में जो परिवर्तन होते हैं उनको हृदय चक्र कहते हैं। अब हृदय चक्र जो है उसके विभिन्न चरण जो है वो हम लोग देखेंगे, हृदय चक्र के चरण। हृदय चक्र के विभिन्न चरण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है आलिंद का अनुशीतलन। आलिंद अनुशीतल है, मतलब रिलैक्स अवस्था में है। फिर आलिंद जो रिलैक्स है वो हमेशा रिलैक्स तो नहीं बैठा रह सकता ना, तो आलिंद का प्रकुंचन, ठीक है।
आलिंद का क्या हुआ, प्रकुंचन। अब जो खुद डिस्टर्ब हो गया है वो क्या करता है, दूसरों को भी डिस्टर्ब करेगा। तो आलिंद से कौन जुड़ा हुआ है, निलय। तो ये किसका प्रकुंचन करेगा, किसको डिस्टर्ब करे। प्रकुंचन का मतलब क्या है, डिस्टर्ब होना है ना। तो निलय का प्रकुंचन। तो ये थर्ड स्टेप हो गया। पहला स्टेप आलिंद का अनुशीतल, मतलब रिलैक्स बैठा था कोई, है ना। आलिंद कैसे बैठा था, रिलैक्स। अब उसको हमेशा वो रिलैक्स अवस्था में नहीं रह सकता, ठीक है। तो उसको डिस्टरबेंस हुआ, डिस्टरबेंस से मैंने यहाँ पे उसका प्रकुंचन हुआ। अब वो खुद डिस्टर्ब है तो वो घर के अंदर दूसरी सदस्यों को भी क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो निलय का प्रकुंचन होता है। अब दूसरा क्या था, होशियार था, तो उसने आपको वापस क्या किया, रिलैक्स अवस्था में लाया। तो फोर्थ स्टेप हमारा क्या हो गया, निलय का अनुशीतलन। समझ में आ गया। तो ये चार हमारे पास क्या हो गए, हृदय चक्र के स्टेप्स हो गए। अब ये एक हार्ट बीट है, ये भी एक हार्ट बीट है, यानी हृदय स्पंदन है। तो एक हृदय स्पंदन को पूरा होने में कितना समय लगता है, 0.8 है ना। तो यहाँ पर जब हृदय चक्र का अगर हम लोग देखते हैं तो आलिंद का अनुशीतलन जो देखते हैं, आलिंद का अनुशीतलन होता है। इंसान रिलैक्स अवस्था में बैठे रहना ज्यादा पसंद करता है। तो इसको कितना समय लगता है, 0.7 सेकेंड। 8 में से 7 चला गया, कितना बचा, 0.1 सेकेंड। तो ये 0.8 सेकेंड एक हृदय स्पंदन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये दूसरा आपका हृदय स्पंदन है। दो हृदय स्पंदन के बीच के परिवर्तन को हम हृदय चक्र बोल रहे हैं ना। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर निलय का क्या हो रहा है, प्रकुंचन हो रहा है। तो निलय के प्रकुंचन को कितना टाइम लगता है, 0.3 सेकेंड। तो बचा कितना, 8 में से 3 गए तो कितना बचा, 0.5 सेकेंड। तो अब देखो कि जहां रिलैक्स है वहां ज्यादा है। निलय 0.5 सेकेंड जो है रिलैक्स बैठे रहते हैं, ये 7 सेकेंड, यानी सबसे ज्यादा अनुशीतलन में कौन रहते हैं, आलिंद रहते हैं। ये चीज ध्यान रखना। फिर है आलिंद का प्रकुंचन, ज्यादा ये रिलैक्स बैठे रहते हैं तो प्रकुंचन यानी डिस्टर्ब अवस्था में कम है, 0.1 सेकेंड। तो ये 3 और 5 हो गए 8, और ये 7 और 1 हो गया 8। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके पूछ लिए जाते हैं इन सेकंड से रिलेटेड नीट के अंदर। तो ये चीज ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही समझा दिया टाइमिंग का। अब सबसे पहले हम पहले अवस्था की बात करते हैं कि पहली स्टेज कौन सी है हमारी, आलिंद का अनुशीतलन। आलिंद का अनुशीतलन जब होता है तो क्या चीज होती है, आलिंद रिलैक्स अवस्था में, या आलिंद है, ठीक है। अभी इसकी बात कर रही हूं मैं, ये हर्ट मैंने यहाँ बनाया, समझना ना फटाफट। ये आपका है दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये बायां निलय, और ये दायां निलय है, ठीक है। अब इससे कौन जुड़ी होती है और इससे कौन जुड़ी होती है, इससे जुड़ी होती है महाशिरा, और इससे कौन जुड़ी हुई होती है, फुफ्फुसीय शिरा। ये भी रक्त को लाने का काम करती है और ये भी रक्त को लाने का काम करती है। इसमें CO2 होती है और इसमें क्या होती है, O2 होती है। रक्त आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। तो आलिंद का अनुशीतलन होता है, मतलब कोई गुब्बारा है वो ऐसे रिलैक्स है तो उसके अंदर पानी भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो। तो सेम वही चीज होती है आलिंद के अनुशीतलन के समय, जो है द्विवल्नी व त्रिवल्नी कपाट, यानी यहाँ पर इन दोनों के बीच में कौन सा कपाट होता है, त्रिवल्नी, और इधर कौन सा होता है, द्विवल्नी। तो ये कपाट क्या होते हैं, बिल्कुल बंद होते हैं, ये दोनों बंद होते हैं। तो सारा का सारा ब्लड यहाँ पर क्या होता है, इकट्ठा होता है। दाएं आलिंद में महाशिरा अशुद्ध रक्त को लेके आती है और फुफ्फुसीय शिरा किस ब्लड को लेके आती है, शुद्ध रक्त को, यानी O2 युक्त रक्त को क्या करती है, लेकर आती है। तो यहाँ पर ये पहला स्टेप हुआ कि द्विवल्नी त्रिवल्नी कपाट क्या है, बंद है। और दाएं आलिंद में महाशिरा CO2 युक्त रक्त लेके आई है, फुफ्फुसीय शिरा बाएं आलिंद में क्या करके लेके आ रही है, शुद्ध रक्त को क्या कर रही है, लेकर आ रही है। आगे बात समझ में। उसके बाद है, अब ये जो क्या हो गए, दोनों ही जो दायां आलिंद है और बायां आलिंद है, दोनों क्या हो गए हैं, पूरे ब्लड से क्या हो चुके हैं, भर चुके हैं। तो भरने के बाद क्या होगा, ब्लड की वजह से यहाँ पर क्या होगा, दाब क्रिएट होगा। क्या होगा, जो प्रेशर है वो जनरेट होगा। उस प्रेशर की वजह से ये जो दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में जो त्रिवल्नी कपाट है, ये क्या हो जाएगा,
अगर जो कोई ढक्कन है और ऊपर आपसे उसको ऊपर जो ढक्कन है उससे ऊपर से दबाव डालोगे तो ये ढक्कन क्या हो जाएगा, ओपन होगा कि नहीं होगा। तो सेम वही चीज है कि ये दोनों ही ब्लड से क्या हो चुके हैं, भर चुके हैं। तो ये जो कपाट है वो खुल जाएगा और सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा, निलय के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और इधर से भी बाएं आलिंद में जो शुद्ध रक्त है वो कहाँ हो गया, बाएं निलय के अंदर क्या हो जाता है, आ जाता है। और ये एक निष्क्रिय प्रभाव है, मतलब इसको ट्रांसफर, इस रक्त को आलिंद से निलय में ट्रांसफर होने के लिए किसी भी प्रकार की एनर्जी की क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती है। और टोटल जो है, यानी यहाँ आलिंदों में जितना रक्त था उसका 75% रक्त जो है वो निलय के अंदर चला जाएगा। कब, जब आलिंद जो होंगे कौन सी अवस्था में होते हैं, अनुशीतलन अवस्था के अंदर होते हैं। मतलब टोटल रक्त का अगर 75% नेक्स्ट में ट्रांसफर हो गया तो बचा कितना हमारे पास, 20%, 25% बच गया ना अंदर। तो अभी ये 25% को भी किधर जाना है, नीचे जाना है। तो आपको पता है कि कोई चीज में अगर कोई चीज रह जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, दबाते हैं, तब वो कोई भी बॉल है वो क्या होगी, या कोई भी जैसे आप लोग एग्जांपल दो कि कपड़े हैं, कपड़ों के अंदर पानी झड़ता है लेकिन उसको हम दबाते हैं तो जो बचा हुआ पानी है वो भी क्या होता है, बाहर निकल जाता है ना सुखाने से पहले। तो सेम वो सिचुएशन है कि अनुशीतलन अवस्था के अंदर क्या हुआ था, ये पूरा रक्त से भरा रक्त कहाँ चला गया, दाएं निलय के अंदर चला गया। लेकिन कितना गया, 75%। तो बाकी रक्त को दाएं निलय में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आलिंद को दबाना पड़ेगा। तो हमारे पास सेकंड अवस्था कौन सी आ गई, आलिंद का प्रकुंचन। तो नेक्स्ट अवस्था है हमारे हृदय चक्र की आलिंदों का प्रकुंचन। टाइम कितना लग रहा है बेटा, क्योंकि आलिंद रिलैक्स अवस्था में ज्यादा रहते हैं, यानी 0.7 सेकंड था तो यहाँ 0.1 सेकंड है। ये क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं। तो आलिंद का प्रकुंचन होता है तो क्या होता है, आलिंदों में संकुचन के कारण बचा हुआ 25% जो है रक्त निलय के अंदर क्या हो जाता है, आ जाता है। आलिंद क्या हो जाएंगे, अब जो था उनके अंदर वो किसी और को दे दिया है तो आलिंद पूरी तरह से क्या हो गए, रिक्त हो गए, मतलब ब्लड उनके अंदर उपस्थित नहीं है। और निलय जो है वो क्या होंगे, पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, रक्त से भर जाएंगे, क्योंकि आलिंद ने अपना रक्त सारा किसको दे दिया है, निलय को दे दिया है। समझ में आ गया। तो ये आपके जो है आलिंद का प्रकुंचन जो है इतना ही प्रोसेस होगा, क्यों, क्योंकि टाइम भी तो कम मिल रहा है ना, इसको 0.1 सेकंड का टाइम मिल रहा है। तो ये जो स्टेप है, ये इसकी जो स्टेप्स हैं वो भी क्या है, कम है। अब उसके बाद ये तो हो गई हमारी पहली स्पंदन। ठीक है, अब दूसरा स्पंदन शुरू हो रहा है जिसमें क्या होगा, निलय का प्रकुंचन होगा और निलय का क्या होगा, अनुशीतलन होगा। तो हमारी थर्ड स्टेज आ जाती है कौन सी, निलय का प्रकुंचन। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, 0.3 सेकेंड। ध्यान रखना, प्रकुंचन को टाइम कम लगता है और अनुशीतलन को टाइम ज्यादा मिलता है, चाहे वो आलिंद ले लो चाहे वो निलय ले लो। आलिंद सबसे ज्यादा विश्राम अवस्था में रहते हैं, इसीलिए वहां पर 0.7 सेकेंड का टाइम है। और यहाँ पर जो निलय जो है वो शिथिल अवस्था में रहते हैं, लेकिन कितने सेकंड तक, 0.5 सेकंड तक रहते हैं। ये चीज क्या करना, ध्यान रखना। अब निलय का प्रकुंचन जब जो होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा, देखो अभी आप लोगों ने क्या किया कि आलिंद का जो सारा ब्लड है वो कहाँ आ गया, कहाँ आ गया है पूरा ब्लड, ये हमारा हो गया दायां निलय और ये हो गया हमारा बायां निलय। तो ऊपर से सारा ब्लड किधर आ गया है, आलिंद से नीचे आ गया है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, निलय के अंदर जो रक्त है वो निलय क्या हो जाएंगे, पूरे रक्त से क्या हो गए थे, लास्ट स्टेप में भर गए थे। तो प्रकुंचन के अब जो है इस निलय को अपना ब्लड क्या करना है, बाहर निकालना है। तो आपको पता है कि दाएं निलय से कौन जुड़ा रहता है और बाएं निलय से कौन सी वाहिनियां जुड़ी रहती है। तो दाएं निलय से जो वाहिनी हमारी जुड़ी रहती है वो कौन सी होती है, फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, जो कहाँ लेके जाएगी CO2 युक्त रक्त को,
फेफड़ों तक। और ये बाएं नीले से जो जुड़ी रहती है वो कौन होती है, महाधमनी होती है, जो कि क्या करती है, शुद्ध रक्त या O2 युक्त रक्त को कहाँ लेकर जाएगी, अंगों या ऊतकों तक ले जाने का क्या करेगी, काम करेगी। अब इन दोनों ही पे क्या होता है आपको पता है, ये किसका निर्माण करती है, फुफ्फुसीय चाप का निर्माण करती है, और ये किसका करती है, ग्रीवादेहिक चाप का। और इनके जो अग्र सिरे होते हैं, जहां पर ये ओपन होते हैं, वहां पर क्या पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, दोनों में ही। ठीक है, अर्धचंद्राकार कपाट। अब यहाँ क्योंकि निलय पूरे के पूरे किससे भर चुके हैं, ब्लड से भर चुके हैं, तो इनका जो दाब है, ब्लड का जो दाब है वो यहाँ ज्यादा होगा, या इन जो फुफ्फुसीय धमनी चाप में ज्यादा होगा, या फिर ग्रीवादेही जो चाप है उसके अंदर ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, इस चाप से ज्यादा दाब कहाँ होगा, इस निलय के अंदर ही होगा। तो इस दाब के कारण ये जो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं वो हट जाते हैं, मतलब खुल जाते हैं, और सारा ब्लड किधर ट्रांसफर हो जाता है, जो हमारी फुफ्फुसीय धमनी चाप है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। आगे बात समझ में क्या हुआ, जैसे ही नीले सिकुड़ने की वजह से ये अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो गए, खुल गए। खुलने की वजह से जो ब्लड है वो कहाँ आ गया, फुफ्फुसीय धमनी चाप के अंदर आ गया। ठीक है, और इधर जो हमारी ग्रीवादेहिक चाप है उसके अंदर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, निलय के प्रंकुचन के समय ये जो कपाट ऊपर थे, कौन से, द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट, ये वापस क्या होते हैं, बंद होते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिकुड़ेंगे ऐसे तो ब्लड क्या इन जो कपाट है या इन जो छिद्रों के माध्यम से वापस क्या हो सकता है, आलिंग में जा सकता है। तो ये आलिंग में तो जाने नहीं चाहिए, तो उसी वजह से जब भी ये निलय प्रंकुचित होंगे, है ना, यानी ये सिकुड़ेंगे, ये अपना ब्लड इन ग्रीवादेहिक और जो फुफ्फुसीय धमनी चाप में ये रक्त को डालने लगेंगे, उससे पहले क्या हो जाएंगे, ये जो द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट जो आलिंद और निलय के बीच में है ये बंद हो जाएंगे। तो इनके बंद होने से जो फर्स्ट साउंड आती है वो आती है हमारी कौन सी, लब साउंड। ठीक है, फर्स्ट साउंड आती है वो कौन सी होती है, लब साउंड। तो लब साउंड जो है वो आती है। तो ये क्रिया हमारी कौन सी होती है, निलय का प्रकुंचन। और इस क्रिया को पूरा होने में टाइम कितना लगा है, 3 सेकंड का टाइम लगा। अब लास्ट स्टेज है हमारी कौन सी, हृदय चक्र की। अब क्योंकि निलय ने अपना सारा ब्लड जो है वो क्या कर दिया है, ग्रीवादेहिक और फुफ्फुसीय धमनी चाप के अंदर क्या कर दिया है, डाल दिया है। तो अब वापस निलय क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। तो अब लास्ट स्टेज हमारी कौन सी आ जाएगी, निलियों का अनुशिथिलन। इसके अंदर इसको टाइम कितना लगता है बेटा, 0.5 सेकंड का इसके अंदर टाइम लगता है। रक्त के निलय से बाहर आने से रक्त का दाब निलियों और धमनी कांडों के दाब से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अर्धचंद्राकार मतलब यहाँ पर ये जो निलय है, इन्होंने अपना सारा रक्त जो चाप है उनमें क्या कर दिया है, दे दिया है। तो यहाँ दाब ऑटोमेटिक पहले ज्यादा था, लेकिन अभी दाब क्या हो गया है, कम हो गया, क्योंकि ब्लड सारा इधर चला गया। तो अब ये जो दाब कम हो गया, तो इसकी वजह से ये रक्त वापस क्या होता है, अधिक दाब से किधर जाएगा, कम दाब की ओर। तो वापस पीछे नहीं आ जाए, इसके लिए ये अर्धचंद्राकार कपाट वापस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और इनके बंद होने से जो सेकंड साउंड आती है हर्ट की, जो कि होती है डब, वो जनरेट होती है। तो दोनों कपाट, यानी जब हमारे द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट बंद होते हैं तो लब की साउंड आती है, और अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं तो डब की साउंड आती है। ये चीज ध्यान रखना। इसलिए हमारे हृदय की जो धड़कन होती है, धक 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 धक, ये जो साउंड होती है वो हमको क्या होती है, सुनाई देती है। तो निलय का अनुशीतलन के अंदर जो है अर्धचंद्राकार कपाट बंद हुए, डब की साउंड आई। फिर निलयों में दाब कम होने पर द्विवल्नी त्रिवल्नी कपाट वापस क्या हो जाएंगे। अब ये निलय के अंदर जो दाब कम हो गया है, तो ये द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। और ऊपर से आलिंद में जो ब्लड भरा है वो फिर से क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस क्या होता रहता है, चलता रहता है। तो ये हमारा निलय का अनुशीतलन होता है, जिसको 0.5 सेकंड का टाइम लगता है। तो इस प्रकार आपका ये जो पूरा हृदय चक्र है वो क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है।
समझ में आ गया? तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है और यहाँ पर हृदय की जो कार्य प्रणाली है, जिसके दोनों ही प्रोसेस जो हार्ट बीट होती है वो और ये आपका हृदय चक्र है ना, यानी हार्ट साइकिल दोनों ही क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम लोग जो है ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारा लसीका तंत्र है वो जो है वो पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा।